वॉइस ऑफ साउथ एशिया की स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं मोहम्मद अली खान। नाजरीन, आज हम बात करेंगे इल्म की कहकशां के एक ऐसे सितारे पर जिसके माहिरीन दुनिया में कम हैं। ये मजमून कम इल्म लोगों की तनकीद की जद में रहता है। जी हाँ, तुर्किया में हालिया ज़लज़ले के बाद आज हम बात कर रहे हैं हार्प के मौजू पर। 19वीं सदी के वस्त से किताब बीनी, लाइब्रेरी और इल्म के परवाने इल्म की शमा से दूर होते चले गए और इल्म की शमा आहिस्ता आहिस्ता मान पड़ने लगी। कम इल्म लोगों को बिना तहकीक के ऐसी थ्योरी देने का वसी मौका मिल गया जिससे वो किसी भी इल्मी कहकशां को मुतनाज़ा बना देते। आइए देखते हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी की बुनियादी साइंस क्या है। हाई फ्रिक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम, जिसको मुख्तसरन कहा जाता है हार्प, आयोनी कुर्रा से मुताल्लिक एक तहकीकी प्रोग्राम जिसमें मुश्तरका तौर पर अमरीकी फ़ज़ाइया, अमरीकी बहरिया, जामिया अलास्का और डारपा सरमाया फराम कर रहे हैं। इस प्रोग्राम का मकसद कुर्रा हवा के सबसे बालाई हिस्से का तहलीली और तज्ज़ियाती मुताला और कुर्रा आयन टेक्नोलॉजी की सलाहियत की तहकीक करना है ताकि इत्तलात व अबलागियात, मवासलात, कारकर्दगी और निगरानी में बेहतरी लाई जा सके। 1990 की दहाई के अवाइल में US एयर फोर्स और US नेवी ने हार्प प्रोजेक्ट की तजवीज़ पेश की। हाई फ्रिक्वेंसी रिसर्च अरोरा प्रोग्राम, ये इसका एक नाम है जिसको हम हार्प कहते हैं। और नाम से ज़ाहिर है कि इसमें अरोरा का जो पैटर्न है उसको स्टडी करने के लिए कि एटमॉस्फेयर में वो डेवलप कैसे है उसको स्टडी करने के लिए बनाया गया। फर्दर जो इसमें डेवलपमेंट हुई वो ये हुई कि इसके थ्रू कम्युनिकेशन, उसके एक ख़ास लेयर पर आपकी कम्युनिकेशन होती है जो कि यूज़ होती है आयनोस्फीयर जैसे कह लें। डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज़ पे उन स्फेयर्स का, उन लेयर्स का क्या तरीक़ाकार होता है, किस तरह से कंट्रोल की जाती है कम्युनिकेशन, उसको स्टडी करने के लिए रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया गया। अब ये एक तरह का आप कह लीजिए कि डिस्कशन डेवलप हो गई कि कुदरती आफात बहुत ज़्यादा आई और उन्हीं दिनों पर हार्प का जिक्र भी बहुत ज़ोरदार था। इस हवाले से लोगों ने इसको से इन टच किया कि हो ना हो इन तमाम कुदरती आफात का ताल्लुक जो है वो हार्प से ही है। अब मसला ये है कि अब इस पर मिथ भी है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ भी हैं, डिस्कशंस भी हैं। अब तो आप जानते हैं कि कुछ इदारे भी बाकायदा, वैसे तो US में डारपा एक इदारा मौजूद है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि दुनिया की कोई ईजाद उन्हें हैरान ना कर सके और अब उनका मोटो ये है कि वो ऐसी ईजाद कर सकें जो दुनिया को हैरान कर दें। तो लोग कभी कभार उससे भी रब्ता उससे जोड़ते हैं, एरिया 51 से भी जोड़ते हैं। अब अलास्का में जो बाकायदा यूनिवर्सिटी का रिसर्च प्रोग्राम भी इस पर स्टडी हुआ, उन्होंने पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप भी देना शुरू कर दी, उनके पास फंडिंग्स भी हैं, उस पर काम भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ें बढ़ रही हैं और उस पर लोगों की अवेयरनेस भी बढ़ रही है, लोग इस पर डिस्कस भी कर रहे हैं, गुफ्तगू भी कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। 1990 की दहाई के अवाइल में US एयर फोर्स और US नेवी ने हार्प प्रोजेक्ट की तजवीज़ पेश की और 1993 में एयर फोर्स ने इसकी तामीर शुरू की। इस प्रोजेक्ट के लिए अलास्का के करीब गाकोना के करीब जगह का इंतखाब किया गया क्योंकि ये फ्लैट ग्राउंड का इलाका था। हार्प साइट एक बड़ी शाहरा के करीब थी लेकिन इतनी अलग थलग थी कि बिजली या रेडियो की मदाखलत के ज़राए नहीं थे। हार्प टेक्नोलॉजी के ज़रिए US नेवी और एयर फोर्स ने यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का के इश्तराक और डारपा की इजाज़त से अपने मवासलाती निज़ाम को ना सिर्फ महफूज और मजबूत तर बनाना था बल्कि ये कहें कि नाकाबिल तस्खीर बनाना इसका एक मकसद था। इसी टेक्नोलॉजी के ज़रिए अहले इल्म दुनिया में रूनुमा होने वाली बड़ी मौसमी तब्दीलियों पर नज़र रखना था जिससे फ़ायदा उठाते हुए किसी भी बड़े अलमियों को जन्म देने वाली कुदरती आफात से पेशगी निमटना था। अपनी नॉलेज या इंफॉर्मेशन एक जगह दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं थ्रू एंटीना। तो अगर जब भी हार्प कहेंगे तो आपको एक एंटीना एरे दिखाएगा पिक्चर्स में, डायग्राम्स में, और उसमें जो है वो ये भी होगा कि उसमें बाकायदा डिफरेंट, मतलब नॉर्मल एरे जो एंटीना होते हैं वो इतनी ज़्यादा एंटीना नहीं होती, 180 एंटीनाज भी एक फैसिलिटी में अवेलेबल होते हैं और इनका मकसद ये होता है कि वो जो ट्रांसमिशन है सिग्नल की वो किसी खास जगह पे फोकस कर सकें। और यही इसका एक कॉन्सेप्ट है कि हम क्या करते हैं कि एक जगह से सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं दूसरी जगह पर थ्रू एन एरे ऑफ एंटीनाज विद एट अ वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, और उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो ये इसका एक फिजिक्स का लॉ है। अब इसकी लिमिटेशंस हैं। अमूमन जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं माइक्रोवेव ट्रांसमिशन होती हैं, इसकी जो एनर्जी है वो इतनी भी नहीं होती कि आप इससे जो हम घर में माइक्रोवेव यूज़ करते हैं उसकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है पावर में, ये उससे बहुत ही कम एनर्जी है। और एक तो मसला है कि इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करना, हाई एनर्जी प्रोड्यूस करना, फिर उसको ट्रांसमिट करना, फिर ट्रांसमिट करने के लिए वो इतने आपके पास टेक्नोलॉजिकली एडवांस डिवाइसेस और जो कि इस एनर्जी को हैंडल कर सकें, दोनों बड़े अजीब से सवालात बन जाते हैं इस हवाले से। बास थ्योरिस्ट के ख्याल में हार्प प्रोग्राम साजिशी नज़रिया साजों के लिए एक पुरकशिश हदफ साबित हो रहा है।
एक कंप्यूटर साइंसदान के मुताबिक साइंस से नावाकिफ अफराद को इसका मकसद इंतहाई पुरअसरार नज़र आता है। यहाँ सवाल ये है, क्या ये टेक्नोलॉजी मुकम्मल तौर पर इंसानियत और इंसानी माशरों के लिए फ़ायदेमंद और महफूज है? तो टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है वो डिपेंड करता है उसको इस्तेमाल कौन कर रहा है, उसके दिमाग में क्या है। तो हार ऑब्वियसली हमारी मदद के लिए, हमारी सहूलत के लिए बना है, लेकिन क्या पता उसको कौन इस्तेमाल कर रहा हो, ये एक सवाल बन जाता है। दूसरी बात यह है कि मैं हमेशा ये समझता हूँ कि जैसे आज की जो गुफ्तगू है वो जादू लग रही है। अगर मैं कहूँ कि हाफ के ज़रिए किसी का ज़लज़ला पैदा कर दिया गया तो एक जादू सा लगता है। फ़िज़िक्स या साइंस कम अज़ कम इन बातों पर बिलीव करना उसके लिए बड़ा मुश्किल है। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि एक जुमला ये भी मौजूद है कि हर नई टेक्नोलॉजी जो है शुरू में एक जादू ही लगती है। तो क्या पता 20-30 साल के बाद कुछ हो। मेरा अपना ख्याल है कि इतना ज़ोरदार किस्म का एंटीना बनाने में जो इतनी हाई एनर्जी ट्रांसमिट करे और इतना ज़ोरदार किस्म का वो एंटीना बनाने में जो इतनी हाई एनर्जी रिसीव कर सके, दोनों में तकरीबन अभी बहुत वक्त चाहिए। अभी तो मेरा ख्याल है जितनी अभी नोन टेक्नोलॉजीज़ हैं जो मशहूर हैं, जो मुझे पता है, आपको पता है, उसमें तो कोई एंटीना अभी इस काबिल नहीं है कि वो इतनी एनर्जी पैदा कर सके और उसे भेज सके और उसे रिसीव भी कर सके। साइंस और टेक्नोलॉजी इंसानियत की मुश्तरका मीरास है, यानी इनकी तरक्की से इंसानियत को बहैसियत मजमूई फ़ायदा पहुँचना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक महदूद तबका तो इससे फ़ायदा उठाए और बाकी अक्सरियती तबके के लिए वो अजाब साबित हो। सरमायादाराना और माशी निज़ाम के सरपरस्त अमेरिका की इंसान दुश्मनी पॉलिसियों में जुनूनियत का अंदाज़ा इस बात से होता है कि दुनिया में सबसे पहले एटम बम का इस्तेमाल, फिर हार्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाला वो वाहिद मुल्क है। अमेरिका को पहले किसी दूसरे मुल्क पर हमला करने के लिए यूएनओ से कोई रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ती है या दूसरे ममालिक को एतमाद में लेना पड़ता है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए इसे इस तकलीफदेह अमल से गुजरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो दुनिया को बेखबर रखते हुए किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। इस प्रोजेक्ट के तमाम पैरामीटर्स का अंदाज़ा तो शायद नहीं, लेकिन इस प्रोजेक्ट के ख़तरात का इल्म अक्सर ममालिक को है। इसी सिलसिले में यूरोपीय यूनियन एक करारदाद पास कर चुकी है कि अमेरिका इस प्रोजेक्ट पर मज़ीद काम उस वक्त तक रोक दे जब तक इसके इंसानी सेहत और माहौल पे असरात का मुकम्मल जायज़ा ना ले लिया जाए। इस तरह चीन, रूस, ईरान और वेनेजुएला भी इस प्रोजेक्ट पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुके हैं। लेकिन हाफ की जो बेसिक थ्योरी है उसमें तो ये है कि जो शख्स या जो भी चीज़ जिस थ्योरी के मुताबिक, वो पता नहीं आपको कौन है अभी तक। फ़िलहाल आप सिर्फ अंदाज़े लगाते हैं कि इस मुल्क ने इसके ख़िलाफ़ ये काम कर दिया, इस मुल्क ने इसके ख़िलाफ़ ये काम कर दिया, लेकिन कुदरती आफ़ात इससे पहले भी आती रही हैं, इससे ज़्यादा तबाही फैलाती रही हैं और अभी तक हज़रत इंसान उसको कंट्रोल नहीं कर सके। तो अब ये बड़ा मुश्किल है कि ये मसनूई है, ये कुदरती आफ़त ही है। तो ये इसको दरमियान डिफरेंस तलाश करना भी बड़ा मुश्किल है। फ़िलहाल तो हम नहीं कर सके। मजमूई तौर पर एशिया आज उभरती ताकत है जो मुस्तकबिल में अमेरिका समेत पूरे यूरोप के लिए हर मैदान में चैलेंज साबित हो सकता है। इसलिए एशिया की उभरती ताकतों की तरक्की में रुकावट डालने और एशिया में अमेरिकी तोफ़ैली रियासतों के अपने हाथ से निकलने से रोकने के लिए इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की आरा बहरहाल मौजूद है। पेटेंट्स की रोशनी में अमेरिका ये टेक्नोलॉजी 2000 के आखिर तक हासिल कर चुका था। इसलिए 2000 से अब तक एशिया के मुख्तलिफ खित्तों में आने वाले सैलाब, तूफ़ान और गैर मामूली मौसमी तब्दीलियाँ तमाम सवालिया निशान हैं और इनके पीछे इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का कयास बहर कैफ मौजूद है। जैसे अफ़गानिस्तान में 2002 में आने वाला तबाहकुन ज़लज़ला, पाकिस्तान में 2005 में आने वाला ज़लज़ला और 2010 का सैलाब जिसमें $70 अरब का नुकसान हुआ। चीन में 2008 और 2010 में आने वाले ज़लज़ले, जापान में 2011 में आने वाला सुनामी और ज़लज़ले भी मसनूई नज़र आते हैं। एक तरफ दुनिया ग्लोबल वार्मिंग का रोना रो रही है और फॉसिल फ्यूल पर पाबंदी लगाना चाहती है ताकि माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो जो मौसम को गर्म कर देती है। दूसरी तरफ हार्प जैसे मंसूबे कुर्रा हवाई में हज़ारों मेगावाट की गर्मी उंडेल रहे हैं। इन तमाम तर साजिशी नज़रियों के बावजूद अमेरिका की अलास्का यूनिवर्सिटी रवां बरस पोलर एरोनॉमी एंड रेडियो साइंस में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स मुतारिफ करवा रही है। ये थी हार्प से मुतालिक स्पेशल रिपोर्ट। मज़ीद स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ साउथ एशिया।